वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ले आया हूँ मैं RO का फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हम लोग टेस्ट देखेंगे जनरल स्टडीज़ का पूरा, है ना। पूरे जीएस के 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये पूरा कंबाइंड टेस्ट है। जैसा कि रियल पेपर आना है जीएस और हिंदी का कंबाइंड 200 नंबर का, आप इन टेस्टों को ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आपकी सुविधा के लिए पूरा नीचे टेस्ट में OMR भी दिया हुआ है। बढ़िया से इन टेस्ट को प्रिंट करा के टाइमर लगाइए, गोले भरिए और चेक करिए। अपना एक्सप्लेनेशन भी पूरा नीचे दिया हुआ है आंसर की के साथ कि आप कितने कर पा रहे हैं उन इन टेस्टों को। जितने भी ये टेस्ट हैं 30 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, 30 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इन 30 फुल लेंथ टेस्ट में कितने सवाल हो जाएंगे सोचो, 30 × 200 है ना, 6000 सवाल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने सवाल यहीं से डायरेक्ट फंसते हुए मिलेंगे, तो इन सवालों को टेस्ट को ज़रूर लगाइए। सारे टेस्ट मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं आपको 5 टेस्ट करा चुका हूँ, ये 5वां टेस्ट है शायद, है ना। बस इतना ही फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको डेमो के लिए कराए हैं, इनको अच्छे से देखिए। बाकी आप परचेज करना पड़ेगा आपको, लगाइए उसको। चलिए पहला सवाल आज का देख लेते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द सब्सटेंस विथ लीस्ट pH वैल्यू। इनमें से न्यूनतम pH मान किसका है, तो pH तो आपको पता ही होगा भाई, है ना। न्यूट्रल होता है 7 और 7 से कम जितना होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और 7 से जितना ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेसिक, है ना। तो किसका pH सबसे कम होता है, गैस्ट्रिक जूस, बेकिंग सोडा, एसिड रेन या ब्लैक कॉफ़ी। तो इनमें से सबसे कम pH होता है आपका जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का। ये आप मानिए वही 1 से 2 के बीच में होता है ना। और इनमें से सबसे ज़्यादा भाई सोडा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका pH सबसे ज़्यादा होगा, इसका pH सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड के रूप में। टेट्राएथिलेट का उपयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कृंतकनाशी यानी रोडेंटिसाइड के रूप में करते हैं। तो साइंस का बेहद महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से सही कौन सा है, तो देखिए पहला सही है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। टेट्राएथिलेट ये एंटी नॉक एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशन में जिंक जो है वो यूज़ नहीं करता, वो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं अग्निशामक के लिए। अग्निशामक के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, याद रखना ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंटिसाइड यानी कृंतकनाशी होगा, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही है। अगला, निम्नलिखित में से आपको गलत का चयन करना है, कौन सा कथन गलत होगा इनमें से। तो सबसे पहला, बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक और कीटनाशक में करते हैं, बोरिक एसिड का यूज़। डायनामो, टरबाइन और जो विंड मिल है यानी पावर मिल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग जिंक की कमी से होता है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करा जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे गलत का अगर हम चयन करने बैठे हैं तो आपको गलत दिखेगा ये वाला, कि आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिस रोग है वो जिंक की कमी के कारण होता है, ये गलत है। यहाँ होना चाहिए था बोरॉन, किसकी कमी के कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस पोषक तत्व के समूह का चयन करें जो सभी वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उस पोषक तत्व का चयन करना है जो वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और मैग्नीशियम भी इसमें ऐड कर सकते हो, सल्फर है, ये सब मैक्रो हैं। माइक्रो जो कम चाहिए होते हैं हमें, सूक्ष्म, उनमें मैंगनीज आ जाता है भाई, बोरॉन आ जाता है, जिंक है, कॉपर है, ये सब, ठीक है। उस अम्ल का चयन करें जो नेटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। सेलेक्ट द एसिड दैट इज फाउंड इन द थॉर्न्स ऑफ वेजिटेशन कॉल्ड नेटल, है ना। नेटल नामक वनस्पति कांटों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाते हैं फॉर्मिक एसिड, है ना। जो चींटी काटती है ना उसमें होता है, वही इसमें भी होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो साइंस को अवॉइड मत करिए, साइंस का आप कोशिश करिए। साइंस के जितने यूपीपीएससी में PYQ पूछे गए उनको तो आपको करने ही करने हैं। साथ में साइंस की जो SCS की लिस्टिंग है एक बार उसको देख के जरूर जाइएगा। SCS की लिस्टिंग से ही आपको साइंस के कई सवाल देखने को मिल जाएंगे, बाकी टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए जितनी ज़्यादा हो जाए SCS की लिस्टिंग देख डालिए, उसी से सारे सवाल मिल जाएंगे। NCERT में टाइम बर्बाद मत करिएगा, बहुत समय लगेगा उसको पढ़ने में।
अगला है केशिकात्व यानी कैपिलैरिटी के बारे में, कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है केशिकात्व के बारे में। सोखते द्वारा स्याही का सोखना यानी इंक एब्जॉर्प्शन बाय ब्लॉटिंग पेपर। भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ना यानी अंडरग्राउंड वाटर जो ऊपर की ओर चढ़ता है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर ड्रॉप एट कॉटन क्लॉथ। पानी की बूंद की गोलाकार होना, तो ये तो आपको पता होगा, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। पानी की बूंद जो गूंद हो जाती है, बरसती है, ये तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ये 3 कैपिलैरिटी की वजह से होता है। पेड़ की जड़ें हैं जो पानी डालते हुए ऊपर चढ़ती है, वो कैपिलैरिटी की वजह से ही होता है केशिकात्व। यानी 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ सिर्फ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। इसमें भी आपको सही का चयन करना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य कम होती है, यानी लाइट अपेयर्स होती है स्ट्रेट लाइन में क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। दूसरा, बैरोमीटर की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो वो तूफानी मौसम दिखाता है। तीसरा कह रहा ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक पॉस्कल के या पास्कल के लॉ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही है। देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है और याद रखिएगा यहाँ कन्फ्यूजन कर सकता है। देखिए लाइट सीधी रेखा में चलती है, वेवलेंथ कम होती है, या आपको ज़्यादा दे देगा कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं, वेवलेंथ कम होती है, ये सही है। अगर बैरोमीटर में एकदम से गिरावट आ जाए तो यानी मौसम में तूफान आने वाला है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह पास्कल लॉ पे काम करती हैं, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखता है, यानी स्कैटरिंग की वजह से आकाश नीला दिखता है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित बैंगनी रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होते हैं, यानी वॉयलेट कलर जो होता है वाइट लाइट में वो सबसे कम विचलित डेविएट होता है। मृग तृष्णा यानी जो मिराज है, जो राजस्थान वगैरह में नहीं आपको दूर दिखेगा पानी है पर वहाँ होता नहीं है, मिराज के कारण या मृग तृष्णा के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो यहाँ पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म में आपने पढ़ा होगा ऐसे विब्योर वाला सीन है ना, ऐसे विब्योर वाला VIBGYOR वाला सीन पढ़ा होगा आपने। क्योंकि यहाँ पे लीस्ट पूछ रहा है तो लीस्ट जो होगा वो कौन होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, है ना, जो सबसे कम डेविएट होता है। क्योंकि नीचे से शुरू होता है भाई VIBGYOR, तो सबसे कम लाल वाला डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा वॉयलेट होता है ना, तो इसको आपको याद रखना है। यानी इसके लिए पहला और तीसरा सही होगा फिर, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पराबैंगनी किरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ UV रेस। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में यूज होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो कौन सा सही है, तीनों ही सही हो जाएंगे, है ना। पराबैंगनी किरणें हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में भी इस्तेमाल करते हैं, विद्युत जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको भी यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जब सड़कों पर आवश्यक घर्षण नहीं होता है तो वाहनों के पहिए फिसलने लगते हैं। व्हेन देयर इज नो नेसेसरी फ्रिक्शन ऑन द रोड्स द व्हील ऑफ द व्हीकल स्टार्ट स्लिपिंग। घर्षण के कारण ही ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार का निर्माण संभव हो पाता है और घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज़ पर लिखना संभव हो पाता है। तो कौन सा सही है, देखिए बेहद आसान है। अगर घर्षण नहीं होगा तो ये जो मैं पेन चला रहा हूँ चला ही नहीं पाऊंगा, है ना। फ्रिक्शन अगर होगा तो ही क्या करेगा, मोशन कर पाएगा, है ना। तो तीनों सही हो जाएंगे। अब अगले में पूछ रहा है, मिलान में दिया हुआ है, इनमें से गलत की पहचान करनी है आपको, ठीक है। कौन सा गलत है, जैसे चुकंदर की जड़ खाते हैं, शकरकंद की फूल, पत्ता गोभी की पत्तियाँ, मेथी का तना, तो कौन सा गलत है ये पहचान करनी है। तो बहुत ही आसान है, देखिए बीट रूट का हम रूट खाते हैं, रूट बिल्कुल ठीक ही है भाई, क्योंकि गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, है ना, जो स्वीट पोटैटो, इसकी भी हम जड़ी खाते हैं, है ना, फूल नहीं खाते हैं। और कैबेज और कलीफ्लावर की बात करें अगर, यानी कैबेज और कलीफ्लावर, इसका फ्लावर खाते हैं हम लोग, है ना, तो ये भी पत्तियाँ गलत हो जाएगा। और जो आपका फेनुग्रीक का है यानी मेथी, इसकी पत्तियाँ खाई जाती हैं, यानी 2 3 4 जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। 12 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। न्यूक्लियस रोग मुर्गियों से संबंधित है, यानी न्यूकैसल डिसीज इज रिलेटेड टू द चिकन्स। विषाणु, जीवाणु, कवक तथा पादप तीनों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस कैन इफेक्ट ऑल 3, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन B12 की प्रचुरता होती है, यानी विटामिन B12 इन द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम लीवर ऑफ कॉड फिश। तो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तो ठीक है, और कॉड मछली में विटामिन B12 नहीं होता है। कॉड मछली जो है फिश ऑयल में विटामिन A और D बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है ना, विटामिन A और D, यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विटामिन आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं।
विटामिन के विभिन्न प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है जो रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। और एस्चेरिचिया कोली, क्या नाम है, एस्चेरिचिया कोली नामक बैक्टीरिया मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का उत्पादन करता है। यानी बैक्टीरिया नेम एस्चेरिचिया कोली प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के एंड B12 इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंस के सवाल हैं, आई होप आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। नहीं दे पा रहे हैं तो साइंस पे फोकस करिए, क्योंकि आरओ में साइंस के 20 सवाल आपको देखने को तो निश्चित मिलेंगे ही, तो आपको साइंस को जरूर अच्छे से करना होगा। चलिए 14 नंबर, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। बेरी रोग रेटिनॉल की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग पायरोडॉक्सिन की कमी से। चिलियोसिस रोग नियोसिन की कमी से। और पेलाग्रा राइबोफ्लिन। अब ये ऐसा सवाल है, मतलब ये विटामिन वाला 100% एक सवाल आता ही आता है कि कोई कुछ साइन में कर पाए ना कर पाए, एक सवाल दे देते हैं, जाओ खेलो भैया, ये वाला कर लेना। तो ये तो सभी को आना चाहिए कि भाई बेरी रोग जो है वो रेटिनॉल नहीं, थायमीन की कमी से होता है। बेरी किसकी कमी से होता है, जो थायमीन है उसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग की बात करें अगर, तो वो पायरोडॉक्सिन के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला, है ना, पहला गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, थायमीन होना चाहिए। फिर चिलियोसिस रोग की बात करें तो ये राइबोफ्लेविन की वजह से होता है चिलियोसिस रोग, है ना। और पेलाग्रा रोग की बात करें तो ये नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना, एक रोग विटामिन वाला एक टॉपिक अगर नहीं देखा है, उससे होने वाले रोग, उसके नाम, एक सवाल निश्चित आता है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपने बचपन पढ़ा होगा ADE ये फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसके लिए आपको नाम आना चाहिए भाई, नाम नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे, है ना, तो ये दिक्कत आएगी। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं कौन कौन से भाई, ADE के हटा दो, बचे हुए सारे हो जाएंगे, है ना। जैसे B1 है जिसका नाम थायमीन है, थायमीन को B1 बोलते हैं, विटामिन B1। और राइबोफ्लेविन की बात करें, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। नियासिन होता है B3, नियासिन क्या होता है, B3 होता है। और रेटिनॉल विटामिन A को कहते हैं। तो चौथा नहीं होगा भाई, 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 दिख रहा ऑप्शन B में। ठीक है, तो याद रखना ADE के जो है ये फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील है, बाकी सारे जल में घुलनशील है। ठीक है, थायमीन होता है विटामिन B1, राइबोफ्लेविन होता है B2, नियासिन होता है B3, रेटिनॉल होता है A1 मतलब A। ठीक है, चलो 16 नंबर देख लेते हैं। 16 में आपको सही बताना है कौन सा कथन सही होगा। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी ग्रीन वॉश के बाहर कुल वन आवरण 5707.04 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल फॉरेस्ट कवर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर इतना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी जल प्रपात पर धनुष बाण के आकार का उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, 17 में कौन सा विकल्प जो है वो गलत होगा। ठीक है, अमेरिका सीनेट में 20 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दरोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले के मधुलीपाड़ा पुलिस सीमा और खैरपुट ब्लॉक के बोंडा घाट की बोंडा समुदाय की लड़की जो है मिनी मुदुली ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बनी है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गलत है पहला वाला, क्योंकि अमेरिका सीनेट ने 20 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस या US इंडिया पार्टनरशिप डे 20 सितंबर नहीं 30 सितंबर को डिक्लेयर करा है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है जो आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया US पार्टनरशिप डे 30 सितंबर है ना, ये है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पहला गलत है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की वार्षिक पर्यटक आगमन संख्या 850 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। बाय विच ईयर एनुअल टूरिस्ट फुटफॉल्स इन यूपी आर एस्टिमेटेड टू रीच 850 मिलियन। तो वार्षिक पर्यटक आगमन 850 मिलियन तक कब पहुंच जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो ये 2028 तक पहुंचने का है ना। फैक्चुअल सवाल है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब, 2028 तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू के बारे में कौन सा कथन सही है, लेडी ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया जो पहले की लेडी जस्टिस का स्थान लेंगी। दाएं हाथ में तलवार के स्थान पर अब संविधान की किताब है। तो ये है, देखिए पहले ये था, आंख में पट्टी थी और हाथ में एक तलवार था और एक
तराजू, तो आप तराजू तो आइए, हाथ में तलवार की जगह संविधान है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दाएं हाथ में तलवार के स्थान पर अब संविधान की किताब, तो ये गलत क्यों है? आप तो कहोगे सर नहीं, संविधान की मतलब तलवार की जगह तो किताब है, पर वो दाएं हाथ में नहीं है ना, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में। ऐसे ही छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है और एग्जाम में सवाल गलत हो जाता है। तो एक एक स्टेटमेंट को बारीक पढ़ना आप सीखेंगे जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, समझो। इसीलिए टेस्ट जरूरी होता है, टॉपर्स टेस्ट इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। तो टेस्ट लगाइए। दाएं हाथ में अभी भी वही है प्रतीक, क्या? तराजू। तराजू क्या है भाई? समाज में बराबरी का प्रतीक है ना, जो पहले दवाई है। बाएं हाथ में अब तलवार की जगह संविधान हो गया। आंखों में पट्टी थी, वो हटा दी गई है ना। मूर्ति सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म की वो दिखाई दी आपको, यानी पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी? ऑन द लाइन्स ऑफ एरो सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड दिल्ली, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल एन एरो सिटी बी डेवलप्ड ऑन 1500 एकड़? तो ये बनाई जा रही है लखनऊ में। कहाँ पे बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है एरो सिटी। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 में मिलान करना है आपको, काम्पिल मेला, कबीर मेला, कजली मेला और तरकुलहा मेला में। तो मिलान करिए भाई। देखिए काम्पिल मेला कहाँ लगता है? फरुखाबाद में लगता है काम्पिल मेला। ठीक है। कबीर मेला संत कबीर नगर में लगता है कबीर मेला। कजली मेला की बात करें तो ये महोबा में लगता है कजली मेला। और तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। यानी 21 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 22 देख लेते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है 22 को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी। तो देखिए यूपी में आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज खुला था कब? कला और शिल्प महाविद्यालय 1911 में। ये यूपी जीके का सवाल है। ललित कला अकेडमी तो न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एकदम रट लेना भैया। ललित कला अकेडमी लखनऊ में है और 1962 में बनी थी, लखनऊ में है, ये जरूर याद रखना भैया, ये भी लखनऊ में ही है। और संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी दोनों ही आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगी, ये भी लखनऊ में ही है ना। ये 1969 में बनी थी, 1969 में। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये कहाँ पे है भाई? ये भी लखनऊ में ही 1975 में बनी थी। ठीक है, तो मज़े की बात है, ये चारों ही लखनऊ में है। पूछा जा चुका है स्टेट ललित कला, संगीत नाटक और नाट्य अकेडमी, ये सारे नाटक वाटक सब लखनऊ में होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी 1911, 62, 69, 75। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो अगला 23 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है सही कौन सा है ये बताना है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में फांसी हुई थी। और थारू जनजाति में विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला भोज लठ भरवा कहलाता है ना। इन द थारू टाइप फीस्ट गिवन बाय द विडोज फादर एट द टाइम ऑफ मैरिज इज कॉल्ड लठ भरवा। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है, करेक्ट की बात कर रहा है, तो सिर्फ सी वाला करेक्ट होगा। क्यों सी वाला करेक्ट होगा? क्योंकि सरोजनी नायडू नहीं, सुचेता कृपलानी जी का नाम सुना होगा आपने। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू पहली गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर थी। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको गोरखपुर जिले में फांसी हुई थी। ठीक है, अशफाकुल्ला खान जो थे, कौन? अशफाकुल्ला खान, उनको फैजाबाद में हुई थी। तो ये अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यानी सी सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। 24 में भी आपको सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभांकर यानी जो मैस्कट है वो मौली है। और 38वां जो नेशनल गेम है इसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। और 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य को 13वीं रैंक दी गई है इसमें। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, चारों स्टेटमेंट सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। चलिए 25 सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपको 140 में 140 तो करने नहीं, आप कम से कम ये देखिए कि आप टेस्ट के थ्रू 70-80 तो बहुत दूर की बात हो गई, आप 60 तक भी कर पा रहे हो कि नहीं। जीएस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो 55 करने हैं। अगर आप 55 और SCS के टेस्ट में अगर 60 भी कर पा रहे हैं ना, तो समझ लो RO बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगले साल समीक्षा अधिकारी बड़ा बड़ा आपकी स्कॉर्पियो थार जो भी लोगे ना उसमें लिखा होगा। आप कहोगे सर ये कहाँ ले पाएंगे? आराम से ले लोगे यार, 1 लाख प्लस सैलरी होगी आराम से जब तक सिलेक्शन होगा आपका। 20-25 हज़ार EMI बनती है और इतना तो पैसा आता ही रहता है, हो जाएगा कुछ ना कुछ, समझे। तो बौकाली पोस्ट है, मिल जाएगी। चक्रों मत पड़ो जो लोग आपको भड़काएं, अरे छोड़ो कुछ और करो नहीं मिलेगा। किसी से बताया मत करो पहली चीज़ कि आप कर क्या रहोगे ना, किसी से मत बताओ। लोग कुछ भी बोल दो यार मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी आप अपने एग्जाम बताओ। अगर लोग देख ही रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, कुछ भी बता दो यार। अपने पोस्ट के बारे में मत बताओ कि मैं इस पोस्ट की कर रहा हूँ। कई लोग तो मैं देखता हूँ अपने नाम के आगे पहले ही लगा लेते हैं RO हर्षित कुमार,
आर शुभांगी मिश्रा, क्या जरूर यार, बनो तो पहले लगा लेना, है ना, क्या ज़रूरत है। चलो खैर, मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का अनुमानित लक्ष्य रखा है। यानी 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत यूपी ने टारगेट रखा 34 करोड़ मैन डेज का। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 25-26 में मनरेगा के लिए 5,372 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। कितना? 5,372 करोड़ रुपए। आउट क्वेश्चन समझो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आयोग बहुत बनाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यूपी के पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बजट के। 34 करोड़ मैन डे और मनरेगा के लिए बजट जरूर याद रखो 5,372 करोड़। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है, बाबर के ही शासनकाल में मियाँ मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक। सहारनपुर जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जहांगीर ने अपने प्रिय हाथी हिरन की स्मृति में फतेहपुर सिकरी में हिरन टावर का निर्माण कराया। और शाहजहांपुर जो जिला है उसमें हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित आलमगिरीपुर में मकान बनाने के लिए 2 प्रकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये यूपी जीके से भी 2 स्टेटमेंट को लिंक कर सकते हो आप, और इवन चारों ही को कर सकते हो। यूपी जीके का सवाल है ये। तो यहाँ पे सही कौन सा है? सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिरन की स्मृति है फतेहपुर सिकरी, ये बनवाई थी अकबर ने, जहांगीर ने नहीं। तो यहाँ अकबर होना चाहिए था, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, अकबर फतेहपुर सिकरी बनवाया था। और जो शाहजहांपुर है हिंडन नदी के बाएं तट पर आलमगिरीपुर में मकान, ये शाहजहांपुर नहीं, मेरठ जिले में हिंडन नदी का जो बाएं तट है आलमगिरीपुर, वहाँ स्थित है। तो यहाँ मेरठ होना चाहिए था बस, है ना। ये 2 करेक्शन है, यानी पहला दूसरा सही है सिर्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। इटावा घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। इटावा घराना सितार और सुरबहार प्लेयर। अजराहा घराना गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है। कानपुर घराना की शुरुआत नियामत खान ने करी थी। और मैं दावा कर सकता हूँ जितने लोग देख रहे हो उनमें से एक लोग भी इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही नहीं होगा आपने, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है ना। आर में इस तरह के प्रश्न आप अगर पिछले PYQ देखे होंगे तो हिस्ट्री के इस तरह के प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको टफ लेवल का सवाल माना जाएगा। तो नहीं कुछ तो कम से कम यही याद कर लेना, हो सकता है यही आपको मिल जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 क्या कह रहे हैं? पॉलिटी का सवाल है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था, नेशनल एंथम को। ऑस्ट्रेलिया संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधानों की चर्चा ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग। बोडो डोगरी नेपाली और संतली भाषाओं को 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, पहला दूसरा सही है भाई। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में जो है हमने ऑस्ट्रेलिया ही से लिए। और जो बोडो डोगरी मैथिली संथली होनी चाहिए थी, नेपाली नहीं। बोडो डोगरी मैथिली संथली लिए हमने 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में सही बताना है। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई, इनकी सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। यानी फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी जो बनी थी 1950 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति बनी थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी वॉज सेटअप फर्स्ट इन 1921। नंदलाल बोस भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कैलीग्राफर थे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए पहला सही है कि एस्टीमेट कमेटी जो सबसे पहले बनी थी 1950 में बनी थी, है ना। और वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है। और लोक लेखा समिति की बात करें अगर, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत 1921 में पहली बार बनाई गई थी ये, ठीक है, लोक लेखा समिति। और कैलीग्राफर तो आपको पता ही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। ये थे कैलीग्राफर या सुलेखक। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये आपके संविधान के भाग हैं, इनको मिलाना है आपको। जैसे भाग 8 आपका तो बहुत ही आसान है। भाग 8 तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। 9 नगर पालिकाओं से। 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है ना। तो काफ़ी आसान था ये, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है आपको, कौन सा सही है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। चुनावी सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण दिया है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 7वीं अनुसूची में है, 5वीं में नहीं है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आते हैं। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर बाय 2/3 मेजॉरिटी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता वर्ष 1985 में प्रथम बार दी गई और 1963 में कामराज योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने की तैयारी की गई थी। कामराज स्कीम के थ्रू रिविलिटराइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगे। ठीक है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं इनमें से गलत कौन सा ही आपको चुनना है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के लिए महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है और 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन सा गलत है? कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे ये बताना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा किए जाते हैं और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/4 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सही है देखिए, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा, 5वां गलत है। क्यों 5वां गलत है? क्योंकि 1/4 नहीं 1/3 का प्रावधान रखा था कि 1/3 जो है वो दूसरे राज्यों से होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। 35 में भी आपको सही स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये 1974 में बनाया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। मंडल आयोग का गठन 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने करा था। मंडल आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत करा गया था, मंडल कमीशन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में गलत का चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था और मानवाधिकार संरक्षण यानी ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में, इसके माध्यम से 1993 के अधिनियम में संशोधन करके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 से घटा के 3 करा गया। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश दी गई थी और संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में 4थी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा यानी IAS IPS इसको ख़त्म करने के लिए रिकमेंडेशन जो राजमन्नार समिति बनी थी, राजमन्नार समिति, उसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ राजमन्नार कमेटी होना चाहिए। ये तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, सरकारिया आयोग का गठन न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें श्री B शिवरमन और डॉक्टर KM मुंशी इसके सदस्य थे। फिर केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान को
संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा डीपीएसपी को। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारिया कमीशन ठीक है भाई, जो आर्य सरकारिया थे इनकी अध्यक्षता में हुआ, शिवरमन भी थे, के एम मुंशी थोड़ी थे इसके सदस्य, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, के एम मुंशी इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। और यानी 2 और 3 स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है, कह रहा है। पहली चीज़, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 331 आर्टिकल में था ये, अब तो खैर ये भी प्रोविज़न हटा दिया गया है ना, एंग्लो इंडियन का। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया 2019 में, उसके थ्रू एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया। पहले 331 आर्टिकल के थ्रू एंग्लो इंडियन 2 अपॉइंट होते थे। अगला है 39 में आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान है। चारों बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, और चारों सही भी हैं, ठीक है, आने के चांसेस हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सूरजमुखी का तेल किडनी रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। नारियल के वृक्ष को कल्पवृक्ष कहा जाता है। भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है। सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मेरोनी है, जो स्पेन में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, देखिए ये आपको बताना है, नहीं सही बताना है ना, हाँ सही बताना है। तो सही तो इसमें 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी 2, 3, 4 आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि सूरजमुखी का तेल जो है ये हृदय रोगियों के लिए होता है, किडनी रोगियों के लिए नहीं। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलो 41 में आपको गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत होगा ये बताना है। वर्ष 2024-25 तक पाम ऑयल जो उत्पादन है उसके क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और कच्चे तेल पाम उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम लॉन्च करा था, ठीक। दूसरा, इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर में ऑयल पॉम प्लांटेशन के माध्यम से 6.5 लाख हेक्टेयर में ऑयल पॉम वृक्षारोपण किया जाएगा और जो लागत है वो राज्यों और केंद्रों के बीच 60:40 अनुपात में है। तो गलत यहाँ पहला है, 2024-25 तक नहीं, 2025-26 तक है ना, 25-26 तक रखा गया ये, तो पहली स्टेटमेंट गलत थी, बाकी दोनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में कृषकों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जाती है। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल की श्रेणियों में से भारत में जिस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वह चावल है। भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का इतने % है। यानी लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा अगर आप देखेंगे तो सिंगल क्रॉप जो है उसमें सबसे ज़्यादा राइस है और इंडिया का नेट इरीगेटेड एरिया 51.35% है नेट शोन एरिया का। कौन सा सही है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 मैचिंग करनी है फसलें और उनमें प्रथम कौन है ये आपको बताना होगा। जैसे काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में नंबर 1 पे कौन आता है, कर्नाटक आ जाता है। कॉफ़ी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, कॉफ़ी में भी। कपास में गुजरात आ जाता है, कच्चा पाम तेल में आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है। काली मिर्च और कपास दोनों में ही कर्नाटक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रांतों के संबंध में सही विकल्प चुने जो अशोक के शासनकाल के हिस्सा हुआ करते थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रोविंसेस गिवन बिलो दोज विच आर पार्ट ऑफ अशोकाज राइन, है ना। इनमें से कौन अशोका के जो मतलब प्रांत है उसमें थे। जैसे बात करें प्राची, उत्तर पाठा, दक्षिण पाठा, अवंती राष्ट्र और कलिंग, इनकी राजधानी आपको मिलानी कौन सी सही मैच कर रही है। तो देखो प्राची जो थी इसकी राजधानी तक्षशिला ना होकर प्राची या प्राची कह सकते हो, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उत्तर पाठा की जो थी वो तक्षशिला थी, उत्तर पाठा की, है ना। उत्तर पाठा तक्षशिला, पाटलिपुत्र प्राची। दक्षिण पाठा की स्वर्णगिरी थी, ये ठीक है। और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, ये भी सही है। कलिंग की तोशली थी, ये भी सही है।
यानी 3, 4, 5 सही होगा, जो कि ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना होगा। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी अनंत देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी देवकी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी और पुरुगुप्त की पत्नी मित्र देवी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी और पुरुगुप्त की मित्र देवी, ये सही है। पहला दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो थी वो थी ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, है ना। और समुद्रगुप्त की पत्नी की बात करें अगर, तो ये थी दत्ता देवी। कौन थी? दत्ता देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी। तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, यानी 3, 4 सही है सर। चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो भारतीय समाज और उस समय के सांस्कृतिक लोकाचार पर अपनी गहरी टिप्पणियों के कारण अल बरूनी को अक्सर प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता तथा पुराणों का अध्ययन किया। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए। अल बरूनी ने तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की। तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कौन सा सही है। तो देखिए चारों सही है, अगर आपने पढ़ा हो मेडिवल हिस्ट्री, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरबों ने निम्नलिखित में से किनके आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्माफूजा नामक नगर बसाया था? तो अल्माफूजा नामक नगर किसने बचाया था? मतलब किससे बचने के लिए? प्रतिहाराज से। किससे? प्रतिहाराज से। अगला क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। आमिर खुसरो के अनुसार भारतीय खेल को प्राचीन कला में चतुरंग के नाम से जाना जाता है। आमिर खुसरो के हिसाब से देखें, इंडियन गेम वॉज नोन एज चतुरंग इन एंशिएंट टाइम्स। इब्न बतूता को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा दी गई। अल बरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से जाना जाता है। अल बरूनी नोन एज फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला, तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इब्न बतूता को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों ने दी, ये गलत है। अल बरूनी को दी थी विद्यासागर की उपाधि, है ना, इब्न बतूता नहीं, अल बरूनी को ही दी थी। ठीक है, फिर यानी पहला तीसरा सही है सर। ठीक है, चलो 49 नंबर देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करा था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था। तो ये खिलजी वंश का शासक नहीं था मुबारक शाह, सैयद वंश का था। अगर आपने पढ़ा हो किसका शासक था ये? सैयद वंश का था। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 50 को क्रोनोलॉजी में लगाना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट और सेंट्रल प्रोविंशियल लैंड एलिनेशन एक्ट, दक्कन कृषि राहत या दक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट कौन कब आया? देखिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें 1873 में आया ये। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट की बात करें 1900 में आएगा। सेंट्रल प्रोविंस लैंड एलिनेशन एक्ट की बात करें 1916 और दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले में आपको सही बताना है भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में। भारत सचिव तथा भारतीय परिषद की स्थापना की गई। भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने लिया। गवर्नर जनरल को वायसरॉय की उपाधि दी गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो यहाँ पे चुनना है आपको कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कब आया था? मतलब ये हटा ही दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, हटाया गया था, लाया नहीं गया था ना, क्योंकि ये तो अलग अलग भाई चार्टर एक्ट जो आए थे उनके थ्रू आ ही गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी 1, 2, 3 सही है सिर्फ। अगले में आपको गलत चुनना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा 52 में। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना 1905 में अश्वनी कुमार दत्ता ने की। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन ने किया। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता और राजनेता विपिन चंद्र पाल को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के
भावी लेनिन के रूप में जाना जाता था। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तीसरा गलत है, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल को नहीं, जो CR दास थे ना, चित्तरंजन दास, उनको लेनिन के रूप में जाना जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है, दोनों तीनों ही सही है ऑलमोस्ट। 53 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनी विधानमंडल के लिए प्रावधान आया। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1927 में मार्गरेट कजन द्वारा पुणे में की गई। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए बी गलत है, क्योंकि द्विसदनी विधानमंडल ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू आया था, है ना। बाकी ये दोनों सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपको बताना है यहाँ पे सही होगा। गोपाला हरि देशमुख, कौन? गोपाला हरि देशमुख, इन्होंने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 में अनाथ बालिका आश्रम बनाया। ठीक। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा स्टैब्लिश की। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन इझावा आंदोलन शुरू करा गया, इझावा। तो यहाँ पे सही कौन सा है? यहाँ पे सही 2, 3, 4 हो जाएंगे, है ना। पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि गोपाला हरि देशमुख ने ढोंडो केशव कारवे द्वारा शुरू करा गया था, है ना। ढोंडो केशव कारवे इन्होंने शुरू करा था ये बालिकाओं के लिए। ठीक है, यानी 2, 3, 4 सही हो जाएगा, पहला गलत है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें से सही होगा। इसकी स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी। इसके प्रथम संस्थापक जोसेफ बिपित्सा थे। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और प्रथम उपाध्यक्ष दीवान चमनलाल। तो कौन सा इसमें से बताइए भैया सही है? देखिए पहला सही है, 1920 में इसकी स्थापना हुई और प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। पर इसके जो संस्थापक थे वो जोसेफ बिपित्सा नहीं, नारायण मल्हार जोशी थे। कौन थे? नारायण मल्हार जोशी, है ना, नारायण मल्हार जोशी थे। और इसके गठन के समय जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो जोसेफ बिपित्सा थे, दीवान चमनलाल नहीं थे। कौन थे? जोसेफ बिपित्सा। दीवान चमनलाल की अगर बात ही करें तो ये पहले महामंत्री थे। दीवान चमनलाल कौन थे? महामंत्री। तो देखो पहले महामंत्री दीवान चमनलाल थे, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और नारायण मल्हार जोशी प्रथम संस्थापक थे। जोसेफ बिपित्सा की अगर बात करें तो ये प्रथम उपाध्यक्ष थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, ना, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, यानी बी सही हो जाएगा। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सब। देखो आपको सब टेस्ट के थ्रू कराए जा रहे रिवीजन। अभी भी आपको दिक्कत है, मौत आएगी तो कोई बात ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ये टेस्टो ही को रिवाइज कर लोगे ना, कितने सवाल यहीं से ही फंस जाएंगे अगर इन टेस्ट को ही अच्छे से कर लो। बर्लिन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समिति की स्थापना 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए की गई थी। बाद में इस समिति का नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया। इस समिति की स्थापना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त और लाला लाजपत राय ने मिलकर की। और इस समिति का गठन गांधीवादी योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला दूसरा सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इस समिति की जो स्थापना है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, भूपेंद्रनाथ दत्त थे, ठीक है, और लाला हरदयाल थे, लाला लाजपत राय ने। और इस समिति का जो गठन है जिमेरियन योजना जो थी उसके तहत हुआ था, गांधीवादी योजना के तहत नहीं। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं। गलत का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित की 1901 में। फरदुंजी मरजमान ने 1822 में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन शुरू किया। केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन तथा रियासतों में द्वैत शासन दोनों ही जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम थे। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की। तो कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पे जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और रियासतों के बीच जो सत्ता विभाजन है और द्वैत शासन है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था उससे हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक सवाल बहुत आसान दे रहा हूँ, बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का टाइम पीरियड बताइए। बहुत ही आसान है, बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत। चलो क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि वो कॉर्नवालिस ने कहा था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। लॉर्ड लैंसडाउन शिमला सम्मेलन, काकोरी ट्रेन डकैती लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण डूरंड आयोग, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड इरविन, कांग्रेस ने प्रथम गोल्ड सम्मेलन का बहिष्कार। तो करेक्ट की बात करें तो करेक्ट तो यही है भाई। लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था 1926-31 था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, जो कांग्रेस ने बहिष्कार करा। और डूरंड आयोग की बात करें तो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में बना था ये। लॉर्ड लैंसडाउन थे यहाँ डूरंड आयोग के टाइम 1888 से 94 के टाइम। वायसराय जरूर याद रख लेना, इस तरह का एक प्रश्न आता है तो वायसराय की लिस्टिंग जरूर एक बार देख लेना है ना, कौन कब था। काकोरी ट्रेन डकैती की अगर बात करें तो ये वायसराय लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था। शिमला सम्मेलन वोवेल के टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, सही बताना है कौन सा है ना। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून 7 मई 1849 को कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में बैथ्यून कॉलेज के नाम से जाना गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई। वहीं कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए किया। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। अब ये रीजनिंग वाला सवाल है। प्रस्तुत उत्तर आकृतियों में से उसे उपयुक्त आकृति का चयन करें जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आएगी? देखो अभी ये बना है, ऐसे गया, फिर ये ऊपर हुआ, फिर ये इधर हुआ, तो अब ये नीचे होना चाहिए ना। तो ये हो गया पूरा क्लॉकवाइज, यानी ऑप्शन है। तो इस तरह के आसान आते हैं रीजनिंग के 15 सवाल, 16 सवाल, 10 सवाल, आप 10 तो कर ही सकते हो हर हाल में। और वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप SCS के जो 30 टेस्ट हैं वो लगाओगे ना, उन्हीं में से ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। इनमें से निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने 4 हैं जिनके प्रत्येक ठीक 8 है या 9 और ठीक बाद में 2 है? बताओ, बहुत आसान है। ऐसे 4 ढूंढना है जिनके ठीक पहले में 8 है और 9 और ठीक बाद में 2। जैसे यही देख लो, है ना, इनके पहले क्या 8 है? नहीं है। इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले देखो 8, इसके पहले देख लो 8 और 9, ये है ना। तो यानी सिर्फ कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, सिर्फ एक, है ना। तो आसान होता है ये इस तरह। 63 में आपको निकालना है 22 और इंटू 46 424 बन रहा है, 15 29 518, तो 37 62 क्या बनेगा? तो इसके लिए देखो ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है भाई? जैसे 2 और 2 कितना हुआ? 4 हुआ, 4 हो गया, है ना। 2 और 2 कितना हुआ? 4 हुआ। और 6 चौको कितना हो गया? 24। यानी पहले का मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई नंबर लिख दिया। ऐसे 5 एकम 5, 9 दूनी 18, ऐसे 7 त्रिक 21, 6 दूनी 12, यानी 21 12 बन जाएगा। 21 12 ये हो गया भी, है ना। तो ऐसा बेहद आसान सा सवाल आता है। फिर ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये आपको ही करना होगा। प्रमिला सनी की पत्नी और सुमित की बहन है। सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर है उसके पिता है। सुमित जो है वो राकेश जो सुचिता के ससुर है उसके पिता है। सौरभ सुमित का पोता है। प्रमिला राकेश के बीच में क्या संबंध होगा? वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो भाई करने का। आंसर बता दे रहा हूँ आपको, बुआ और भतीजे का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? ये आपको बतानी होगी। कौन अन्य 3 से भिन्न, कैसे पता चलेगा भाई? तो देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब, नहीं ये 5 का क्यूब ही तो है। 5 का क्यूब 125, ये 7 का क्यूब है, और 512 8 का क्यूब है। ये भिन्न भाई, ये 13 का स्क्वायर होता है। आसान हो गया, है ना। तो इस तरह से कर सकते हो। हिमालय को कह रहा अगर 46 लिखा है, वेस्टर्न को क्या लिखा जाएगा? तो बना के देख लो भाई इसको, है ना, सही करके देख लो कैसे। आपको तरीका तो पता ही होगा। जैसे हिमालय है, इन सब के अक्षरों को ऐड करो, है ना, इन सब के अक्षरों को क्या करो? ऐड करो, और हिमालय इन सब के अक्षरों को ऐड करो। ऐसे करके देख लो। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना आप, आसान है। 84 हो जाएगा इसका आंसर। यदि किसी अधिवर्ष की 29 जनवरी को रविवार है तो उस वर्ष में 21 मार्च को कौन सा दिन रहेगा? ये आपको बताना है। 29 जनवरी को संडे पड़ रहा है,
है ना। और मार्च में क्या पड़ेगा, तो देखो जनवरी के 2 दिन बच गए हैं, फरवरी और मार्च के तो 21 ही दिन है, तो जनवरी के 2 दिन बचे हैं। अब फरवरी में भाई ऑड डेज कितने बचते हैं, 1 बचते हैं अगर आपने पढ़ा हो। और मार्च में ये 7 तारीख 21 जीरो हो गया, यानी 3 संडे था ही, संडे प्लस 3 का तो वेंसडे आ गया। कैलेंडर के रूल आपको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो CS में वीडियो फ्री पढ़ा है कैलेंडर का पूरे रूल का, है ना। कैलेंडर के फॉर्मूले देख डाले उसको करने का, तो यानी इसका सही उत्तर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लो, अगर लीप ईयर यहाँ ना होता तो यहाँ फरवरी में मैं 0 करता, क्योंकि भाई लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 1 दिन बच जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ 1 लिखा था। अगर लीप ईयर ना होता 28 होता तो 0 लिखता मैं यहाँ। चलो अगला है माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, रेन बनाया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। अब रेडियस को ये लिखा है, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, तो जैसे RA ये 19 हुआ, है ना। और DI जोड़ोगे, मतलब ABCD में जो इनके नंबर होते हैं वो बता रहा हूँ, US जोड़ोगे 40, ऐसे इनका सम कर देना, इनका क्या कर देना, सम कर देना, तो क्या आ जाएगा 13, 14 और 25, 23, है ना, ये आ जाएगा। अब इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, घुटना, कान, माथा, पैर की उंगली, बताओ है आसान कि नहीं। इसको भी क्या नहीं कर पाओगे, क्या ये हो जाएगा भाई, है ना। सुर से शुरू करो भाई। प्रस्तुत चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पे 2, 5, 5, 1, 2, 6, 5 ऐसे आपको दिया हुआ है। तो देखो बहुत आसान है, कैसे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करा 25 हुआ, फिर 25 में 5 का मल्टीप्लाई करा 125 हो गया, है ना, 125 हुआ, फिर 125 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है वो, है ना। तो ये 625 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आना चाहिए। अब इसका जल प्रतिबिंब बताना है, क्या हो जाएगा जल प्रतिबिंब। इसको अगर जल में देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा आपको, तो देखो ये उल्टा हो जाएगा बस, है ना, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न रीजनिंग में आते हैं, बेहद ही आसान, जो आप कर सकते हो। सेलिब्रेशन शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित शब्दों में से किसे नहीं बनाया जा सकता है सेलिब्रेशन से, तो इसमें देखो ना, आराम से मिला लो। ये क्रीमेशन नहीं बनाया जा सकता भाई, क्या नहीं बनाया जा सकता है, क्रीमेशन नहीं बनाया जा सकता है। और आप कहोगे क्यों, तो यहाँ कहीं M दिख रहा है क्या आपको, नहीं, है ना, बहुत आसान होता है ये। A5 E25 तो टीयर किसके बराबर होगा, तो A5 यानी 1 into 5, E25 यानी 5 into 5, है ना। तो टीयर की बात कर रहा है, TEAR, तो T होता है ABCD, उसमें जोड़ोगे अगर तो 20 होता है, ABCDE, E जोड़ोगे अल्फ़ाबेट में 5 होता है, A 1 होता है, R 8 होता है, तो इन सबको ऐड करो 44, और सब में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 44 into 5 यानी 220 हो जाएगा, ठीक है। उस चित्र को ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है, इनमें से दूसरे से अलग कौन है भाई, तो ये सब देखो मशीनें हैं, ये मक्खी है, कीड़ा है भाई, बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें आपको पहचानना कौन सा सही है, ठीक है। मैरिज कॉलेज की स्थापना 1926 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों की एक विशिष्ट शिक्षण पद्धति और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ, यानी मैरिज कॉलेज 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। बाद में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय करा गया। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, और 24 अक्टूबर 2002 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया गया। कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 77 की बात कर लेते हैं। 77 क्या कह रहा है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा ये बताना है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवारी नृत्य कहते हैं। संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और दादरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। तो यहाँ पे सही की बात करें तो तीसरा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों पहला गलत है, क्योंकि कहार जाति जो नृत्य करती है उसे कहते हैं धीवर राग। क्या कहते हैं, धीवर राग कहते हैं। और संगीत और नक्कारे की लय पे जो नृत्य होता है उसे नटवारी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नटवारी नृत्य। यहाँ पे ये होना चाहिए। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 78 कौन सा कथन सही होगा। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एवं ठुमरी गायन शैली को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठुमरी गायन शैली के प्रेरणता महाराजा बिंदादीन थे, और उस्ताद जो थे उस्ताद खुर्शीद अली खां को जौनपुरी गायन शैली का जनक माना जाता है। और मिर्ज़ापुर के पंडित शंभूनाथ मिश्रा प्रसिद्ध संतूर वादक थे।
तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में जौनपुर नहीं, ये लखनऊ घराने के थे। ये कौन से थे? लखनऊ गायन शैली के थे। और मिर्ज़ापुर के जो शंभूनाथ मिश्र थे वो संतूर वादक ना होकर सारंगी वादक थे, सारंगी वादक। ठीक है, अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्वेश्चन 79 को आपको, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और हिंदुस्तान एकेडमी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, मतलब क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें, इसकी स्थापना 1976 में हो गई। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अगर देखें तो ये अनिवार्य करा गया 1968 में, 1969 कर लो यहाँ। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की बात करें तो ये 1972 में हो गया। और हिंदुस्तान एकेडमी की बात करें अगर तो इसकी स्थापना 1927 में होगी, 1927। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नवीनतम अद्यतित खनिज डाटा यानी लेटेस्ट मिनरल डाटा 2024 के संबंध में गलत कथन बताना है। कौन सा गलत है? चीन दुनिया में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में गुजरात लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु में लिग्नाइट के सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और विश्व में लिग्नाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो गलत की बात करें तो यहाँ पे गलत जो है कौन सा होगा? दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा रिजर्व है और तमिलनाडु ही सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है, गुजरात नहीं है, तमिलनाडु होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 81 में गलत बताना है कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई है यानी लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, असम की हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो सकल प्रजनन दर है यानी ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है 2.4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। और भारत में सर्वाधिक साक्षर जैन धर्म है। ठीक है, इसमें सभी यहाँ पे असम की जगह नागालैंड होना चाहिए था बस। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि तो नागालैंड में देखी गई है। चलो अगला देख लेते हैं। 82 नंबर क्या कह रहा है? आशीष खन्ना नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए महानिदेशक बनाए गए हैं, है ना, गलत पहचानना है। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के चौथे महानिदेशक बने हैं। ठीक, और आशीष खन्ना ने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है और भारत को साल 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया। तो करंट अफेयर्स का सवाल है, या दूसरा गलत हो जाएगा। ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में पढ़ाया भी था। तीसरे बने हैं, ये कौन से नंबर के? तीसरे महानिदेशक बने हैं। चलो अब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उस पर बेस सवाल है। कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा ये आपको पहचानना है। सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य एमपी है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आवरण यानी जो फॉरेस्ट कवर मिजोरम का है परसेंटेज वाइज, वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम में देखी गई है। 2021 के आकलन की तुलना में देश के मैनग्रोव कवरेज में 17.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 17.43 नहीं 7.43 वर्ग किलोमीटर की जो है वो कमी आई है 2021 की तुलना में मैनग्रोव में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 84 एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है आपका। इसमें आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री। विश्व का 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है इंडिया। दूध के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और भारत विश्व का सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक देश है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा तो ठीक है भाई, तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दूध के उत्पादन में अगर देखें ना तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा नहीं, तो ये गलत। रेपसीड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत जो है तीसरे नंबर पे रेपसीड में आता है, दूध में तो नंबर 1 पे है, यानी पहला दूसरा सही है सर। चलो 85 देख लेते हैं। 85 में एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, सही विकल्प बताना है कौन सा है। उत्तर प्रदेश जौ यानी बार्ले उसके उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। बागवानी की दृष्टि से यानी हॉर्टिकल्चर के टर्म में भारत अग्रणी है। मसूर के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। खरबूजे के उत्पादन में भारत अग्रणी है और कुल फलों के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे आता है फ्रूट्स के प्रोडक्शन में। तो एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल, ये पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन 86 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। महानिदेशक डेरेन तांग हेंगशिम और भारत को WIPO की सदस्यता प्रदान की गई 1975 में।
तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? चारों सही हो जाएंगे। अब अगला 18वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 पे गलत सवाल बताना है कौन सा है, मतलब गलत स्टेटमेंट आपको पहचान करनी है इसमें कौन सी है। कुल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र में है। 23-24 के दौरान वन अग्नि की घटना वाला शीर्ष जिला लखनपुर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक झाड़ियाँ आगरा में। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में एक बार दे दें। चलो अगला देख लेते हैं, ये आपको मिलान करना होगा यहाँ 23, 24, 25, 26 कौन सा साल किसके लिए रिजर्व करा गया है। जैसे 2023 की बात करें तो ये शांति की गारंटी के रूप में संवाद यानी ईयर ऑफ डायलॉग एज अ गारंटी ऑफ पीस उसके लिए था। 24 कैमलेट्स का वर्ष है। 24 किसका है? कैमलेट्स का वर्ष। 25 ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष। 26 रेंजलैंड्स और चरवाहों का यानी रेंजलैंड और पेस्टोलिस्ट का। तो याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इसमें से गलत होगा आपको पहचानना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 12.6% और पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो आसान सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा कि अनुसूचित जातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 12.6 नहीं 8.6%। ठीक है, चलो 90 नंबर देख लेते हैं। सही बताना है तो एम.एन. रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना प्रस्तुत की थी और इस योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति पर बल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि और कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को की जो लोन सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया 2025-26 में। तो कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद है वर्ष 1944-45 के दौरान देश के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान आया था। आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आया था और श्रीवन नारायण अग्रवाल ने 1948 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे पहला दूसरा सही है, क्योंकि नारायण अग्रवाल ने 1948 ने 1944 में गांधी योजना लाए थे। चलिए 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर में सही बताना है कौन सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहली बार 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को आया और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन कर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा करा गया और इसका प्रथम उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देना। तो कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 93। सही बताना है कौन सा है। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना करी गई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1955 से कार्य करना शुरू करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी शाखा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 94 में आपको गलत की पहचान करनी है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1978 में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? अगर देखें तो यहाँ पे सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये 1978 में शुरू तो हुआ, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। वो कौन सी योजना थी? 5वीं। 1974 से 89 ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस सवाल आ गया अब आपके पास। 2024 में स्वच्छ मिशन जो है चरण 2 के अंतर्गत 1.92 लाख गाँवों को खुले में
शौच मुक्त घोषित किया गया और करीब मतलब जिसके कारण देश में 3.64 लाख गांव ODF प्लस फ्री हुए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत 18,374 गाँवों में बिजली आई है और अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2231 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ा गया और 16 नई वंदे मातरम ट्रेन शुरू करी गई हैं। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, कथन तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 16 नहीं 17 जोड़ी वंदे मातरम ट्रेन शुरू करी गई हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और 2024 के दौरान की बात करें 2231 नहीं, यहाँ 2031 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े से करेक्शन थे, यानी पहला दूसरा सही तीसरा गलत। चलो, बजट पे बेस सवाल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में छात्रों के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा हुई? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना। फिर से इकोनॉमिक सर्वे पे बेस सवाल है। कौन सा कथन सही है? भारतमाला परियोजना के तहत 2024 में 6,215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने GDP में 16% योगदान दिया है। PM किसान योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसान को लाभ मिला है और भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है। तो कौन सा सही है? तो 1, 2, 4 सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 23.61 लाख किसानों को जो है PM किसान योजना के तहत शामिल करा गया है। ये वाला गलती है स्टेटमेंट, क्योंकि PM किसान योजना नहीं, ये 23.61 लाख किसानों को डाला गया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में, है ना, तो ये गलत है। चलो 98 नंबर देख लेते हैं। बजट में बिहार में कृषि एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। बजट में असम के नाम रूप में 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक नए यूरिया संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। तो ये बिहार PSCS के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगले में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ की व्यवस्था करी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। PM मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। तो कौन सा गलत है? इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। अब इसमें से भी वही बताना आपको सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, मतलब निर्णय लिया गया, करा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना 461 करोड़ से शुरू करी जाएगी। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। कोई गलत नहीं है इनमें से, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल जो फिल्म महोत्सव हुआ है नवंबर में हुआ है। यह आयोजन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। इस आयोजन में फोकस देश अमेरिका था। तो इसमें से गलत जो है वो सिर्फ तीसरा है, क्योंकि इसमें जो फोकस देश रहा है वो अमेरिका नहीं है। वो अगर आपको याद हो करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया था। फोकस देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो अगला देख लेते हैं। नहीं, कौन सा कथन सही है अगर पूछ रहा है तो सही में आप करोगे पहला दूसरा, है ना। सही नहीं पूछता तो तीसरा कह देते हैं, पहला दूसरा तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 102 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में गलत कथन चुनना है, कौन सा कथन गलत होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। इससे वर्ष 2030 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न की जाएगी। ठीक, और ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेंसी है, यानी UP नेडा की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो गलत तो यहाँ दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 2030 तक नहीं 2028 तक ये लक्ष्य रखा है ना। 2028 तक 10 लाख मीट्रिक टन पैदा करेंगे। चलिए 103 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। 8 से 9 जुलाई 2024 तक 22वें रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया।
और नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। किसकी यात्रा? ऑस्ट्रिया की, वो भी 41 वर्ष में। 2 टर्म तो जरूरी याद रखना। तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। राजस्थान मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को विमानन प्रशिक्षण और रखरखाव सेवाएं यानी एविएशन ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस की बात करें, उसको विकसित करने के लिए नीति को मंजूरी दे दी है और इस नीति के अंतर्गत कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 21 जून 2024 को एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल ने माउंट कांग यात्से 2 अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। गुरु ग्रंथ साहिब के 2 पवित्र स्वरूप दोहा पुलिस कतर द्वारा भारतीय दूतावास को लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोई गलत है? तो कोई भी यहाँ गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स का ही सवाल है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। विक्टोरिया झील के जीर्णोद्धार के संबंध में, यानी विक्टोरिया झील का जो रिस्टोरेशन हो रहा है, भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद, इसने विक्टोरिया झील का जीर्णोद्धार करने की जो रणनीति है उस पर निर्णय लिया है और जनवरी 2024 में दार एस सलाम में एक बहुराष्ट्रीय हितधारक सत्र आयोजित किया जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आलवणी मतलब फ्रेश वाटर लेक है। इसकी तटरेखा केनिया, युगांडा और तंजानिया द्वारा साझा होता है बॉर्डर, केनिया, युगांडा, तंजानिया। तो कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हो जाएंगे। 106 में आपको सही बताना है, यहाँ पे फिर आपको कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का उपयोग केरल उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया गया हाइड्रोजन होता है। इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। भारत ने 2047 तक 6 मेगा बंदरगाहों के विकास की योजना बनाई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही डंकी फ्लाइट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा। डंकी फ्लाइट के संदर्भ में, हवाई जहाज के जरिए कई देशों में रुकते हुए किसी देश में अवैध रूप से की जाने वाली घुसपैठ को डंकी फ्लाइट कहते हैं। यह शब्द पंजाब में चोरी छिपे हवाई मार्ग से अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डंकी फ्लाइट, है ना, जो अवैध रूप से जाते हैं। कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, कौन सा कथन गलत है। 15 नवंबर 2024 को चौथा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कौन सा गलत है? यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 109 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 109 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। यह योजना NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 दिसंबर नहीं 6 नवंबर होना चाहिए ना, डेट का खेल है। अगला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के बारे में कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बताना है। उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकने का फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनकी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। अगले में आपको गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। ब्लू लाइन वह सीमा रेखा है जिसका प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान ने इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद किया था। और ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल के बीच एक भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बिहार राज्य सरकार ने राजिम माघी पुनी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ मेला पुनः शुरू करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में शुरू करने का प्लान हो रहा है, ना कि बिहार में। करंट अफेयर्स का सवाल है ये सब। 112 में, मार्च 2024 को लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपने पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में किया है। कहाँ पे? गुजरात में।
फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जुलाई 2024 में किसको दिया गया है? ये तो आप सभी को लग रहा होगा मोदी जी को, पर नहीं, ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, हमारी राष्ट्रपति जी को। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है कौन सा है? गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई। इसके तहत प्रयागराज में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो कौन सा गलत होगा? मतलब दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 115 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, सही बताना है 115 में कौन सा कथन सही होगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और 1974 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इनको। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने करा है। तो यहाँ पे सही की बात करें तो 1 2 4 सही, तीसरा गलत है क्योंकि 1974 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1974 में, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। ये 1974 कह रहा हूँ, 1970, 74 तो दिया ही हुआ, 1970 में मिला था। 116 देख लेते हैं। 116 में आपको सही बताना कौन सा है। भारत सरकार ने 9 अगस्त 2001 को पौधे की विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया था। वर्ष 1998 में गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। और भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 से 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 1998 में नहीं, गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था, ठीक है। 117 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 117 सही बताना कौन सा? शैवाल को स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है। कवकों को परपोषी की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होते। मिलीनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की अवधारणा को वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश किया गया है। तो कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। एक सेकंड, अगला कह रहा है पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए मिलता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ये मोदी जी को भी मिल चुका है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ठीक है। चलो फिर निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, कौन सा गलत होगा। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र MP और वन उत्पादकता संस्थान MP, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान MP, उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान MP। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? वन उत्पादकता संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये रांची में है, झारखंड में है ना, झारखंड में है, रांची में, ये गलत हो जाएगा। अब 120, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा है। पशुओं के प्रति क्रूरता, इसकी रोकथाम के नियम के लिए 2017 को पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत तैयार किया गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत हुआ। एक वैज्ञानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन 1974 में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। 121, इसमें आपका सही बताना है कौन सा। 121 में यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की श्रेणी में लाते हैं। पौधे अपनी जड़ के केशों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में अवशोषित करते हैं। आम, ढाक, जामुन, सिरिस और खैर के जो पेड़ हैं उष्ण कटिबंधीय वनों में आते हैं। तो यहाँ पे सही बताना है भाई कौन सा है। तो पहला, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय में नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। 122 कौन सा कह रहा है? सही है। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र है, फर्स्ट रिसर्च सेंटर, वो दक्षिण गंगोत्री है। दूसरा अनुसंधान मैत्री है और तीसरा अनुसंधान भारती है। तो कौन सा सही होगा? पहला दक्षिण गंगोत्री, तीसरा मैत्री, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा भारती, तीसरा मैत्री, तीनों सही है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, याद रखना। अगला देखते हैं। 123 नंबर में आपको बताना सही कौन सा होगा। कह रहा है तांगुप दर्रा भारत को भूटान से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा जो भूटान के रखाइन राज्य में है, ठीक। नंबर 1।
चिल्का झील भारत में स्थित सबसे बड़ी लवणीय झील है जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। वृहत हिमालय तथा निम्न हिमालय, इसके बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को नम और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा सही है, पहला गलत है क्योंकि जो तांगुप दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है, भूटान से नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और तीसरा गलत है कि दून ये नहीं होते, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी होती है उसको दून कहते हैं ना, निम्न हिमालय और शिवालिक होना चाहिए था, ग्रेटर हिमालय नहीं, तो ये भी गलत। 2-4 सही हो जाएगा। अब अगला कह रहा है अवसादों से बनी जो सेलें हैं जिनकी संरचना आमतौर पर परतदार होती है अवसादी सेलें कहलाती हैं। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण ध्रुवी फ्लिंग बल है, ज्वारीय बल है, यानी अकॉर्डिंग टू वैगनर 2 कॉजेज ऑफ कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, एक है पोलर या पोल फिलिंग फोर्स या टाइडल फोर्स। नदियों द्वारा जो बहा कर लाई गई महीन गाद या शिलाकणों वाली काप जलोढ़ मिट्टी है उसको डेल्टा मैदान कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये जलोढ़ मैदान होता है, ये अलूवियल प्लेन होता है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, यानी पहला दूसरा सही है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। 125 देख लेते हैं, मैचिंग करनी है 125 में आपको। नोहक किलाई क्या है, नोहक लिकाई जलप्रपात, बरेही पानी, कुंचिकल, चचाई। तो इनमें से कुछ पता ना हो तो भाई कुंचिकल तो पता ही होगा, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है ना, सी का 4 है जो कि आपको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, बी में है ना, तो आसान है ये। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में हो जाएगा और नोहिकाली जलप्रपात नोहक किलाई या नोहक लिकाई मेघालय हो जाएगा। बरेही पानी आपका हो गया उड़ीसा में और कुंचिकल बता ही दिया, चचाई हो गया एमपी में, ठीक है। अब 126 में भी आपको बताना होगा सही विकल्प कौन सा है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को यानी अपर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, यही गलत है। लोअर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, है ना, यही गलत हो जाएगा। बहिर्मंडल कहलाता है जो अपर मोस्ट लेयर है, या एक्सोस्फेयर, हिंदी इंग्लिश में एक्सोस्फेयर बोलो, उसमें बहिर्मंडल। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन बहिर्मंडल से ही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में अंदर आते हैं, यानी मीजोस्फेयर से आते हैं। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। 127 में भी आपको गलत विकल्प चुनना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत हो जाएगा। गंगा सिंधु डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे टिकाऊ मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो यहाँ कौन सा कथन गलत होगा, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि गंगा सिंधु डेल्टा नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसमें आता है सुंदरी नामक वृक्ष। 128 में भी आपको गलत की पहचान करनी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तीस्ता नदी जो जल विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर और प्रसिद्ध सेल्युलर देर दक्षिणी अंडमान द्वीप में है। संकोच नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। बक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा अगर, तो गलत सी वाला हो जाएगा कि संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच बनाती है, सिक्किम नहीं, यहाँ असम होना चाहिए। संकोच जो है वो किसके बीच बॉर्डर बनाती है, असम और वेस्ट बंगाल के बीच में। 129 में सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। धान की एक किस्म गोल्डन राइस में विटामिन ए ज़्यादा होता है। वर्ष 1997 में विकसित PHB 71 चावल की एक संकर किस्म है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल के रूप में मनाया है और DRR 45 और उच्च विटामिन ए अनाज सामग्री के साथ पहली बायोफर्टिलाइट चावल की उच्च उपज देने वाली किस्म है। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि DR 45 जो है क्या है, DRR 45 ये उच्च जिंक के साथ, विटामिन ए नहीं, यहाँ जिंक होता है ज़्यादा, है ना, जिंक अच्छा होता है। अगले में सही बताना है 130 में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला शामली जो हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सहारनपुर है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला सोनभद्र है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देखिए सी सही है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बलिया ईस्टर्न मोस्ट है और सहारनपुर जो है वो नदर्न मोस्ट में आ जाता है। उत्तरी जिला की बात करें शामली नहीं, सहारनपुर आ गया है ना, तो ये ज़रूर याद रखना, सी सिर्फ सही है। अब 131 में भी आपको सही बताना है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन
या शेरमुख कहते हैं। इंडस रिवर इज कॉल्ड सिंगी खम्मन या लॉयन माउथ। महानदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉकचेन खम्मन के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ सही है कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्मन कहते हैं। और महानदी गंगा की सबसे लंबी है, ये गलत, यमुना होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में इतनी ऊंचाई पर निकलती है, ये गलत है, यहाँ सतलज होना चाहिए। ठीक है। 132 देखते हैं तिलैया बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई और संजय सरोवर बांध परियोजना। तो इसमें अगर देखें तिलैया बांध, ये आपको देखने को मिलेगा बराकार नदी पे। ठीक। तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। और संजय सरोवर बांध वेनगंगा नदी पे, यानी 132 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 133 नंबर। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं थी। जौनसारी जनजाति को स्थानीय रूप से बनरौत के रूप में जानते हैं। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो ये मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए आपके। यहाँ पे पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई दूसरा तीसरा? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे कहाँ पे नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, यहाँ पे पुडुचेरी हटा दो यहाँ से। और तीसरा रज्जी जनजाति जो है उसको बनरौत के नाम से जानते हैं, जौनसारी को नहीं। अब 134 में भी आपको गलत पहचानना है कौन सा है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। पापागायो इज़ अ टाइप ऑफ कोल्ड लोकल विंड दैट फ्लो अलोंग कोस्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिमम बहती है, ये भी सही है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर हिमालय फेमस है करेवास के लिए, जहाँ केसर की खेती होती है। ठीक है। कश्मीर वैली और वुलार लेक वो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ये गलत है। कश्मीर वैली और डल लेक ये हैं ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच। अगला 135, इसमें भी आपको गलत की चयन करना है, कौन सा गलत है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। म्यांमार को स्पर्श वाले राज्यों में से मणिपुर म्यांमार के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। लूली नदी राजस्थान के बांगर क्षेत्र और थारू मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है आपका, तो बी वाला गलत हो जाएगा। मणिपुर शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ म्यांमार, ये गलत है, क्योंकि म्यांमार से बॉर्डर ही आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम करता है। सबसे छोटा बॉर्डर की अगर बात करेगा तो यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए, सॉरी नागालैंड होना चाहिए था, नागालैंड, है ना, नागालैंड होना चाहिए। और सबसे बड़ा बॉर्डर अरुणाचल का हो जाएगा, 520 के आसपास अरुणाचल है, 510 के आसपास मिजोरम है ना। 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसमें सबसे छोटा नागालैंड है। 136 देख लेते हैं। 136 में सही बताना कौन सा है। देश की पहली नदी झील लिंकेज परियोजना 2005 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक के रूप में शुरू करी गई थी। और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? पंचेश्वर की बात कर रहे हैं। तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और भूटान नहीं, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, पहला सही है। 137 इसमें सही पूछ रहा है कौन सा है। देश में मैंगनीज एस का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, जबकि सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य एमपी है। देश के कुल तांबा उत्पादन का 21% उत्पादन झारखंड में होता है और राज्य का सिंहभूम जिला तांबा का प्रमुख उत्पादक है। और मध्य प्रदेश के मलाजखंड की जो बालघाट खदानें हैं, कौन सी? बालघाट खदानें, देश में कुल तांबा उत्पादन का 46% यहीं से उत्पादन होता है तांबा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, बालाघाट रेंज याद रखना कॉपर के लिए। अगला देखते हैं 138 गलत बताना है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार टुंड्रा जलवायु के लिए कोड अक्षर ईटी का उपयोग किया गया है टुंड्रा के लिए। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का कराईकाल जिला केरल में है। तो देखिए कराईकाल जिला केरल में ना होकर ये पुडुचेरी में, आपको पता होगा पुडुचेरी में, माहे केरल में, माहे केरल में है, कराईकाल पुडुचेरी में ही है ना, याद रखना इसको। ठीक है, और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन इसमें। 139 निम्नलिखित पहाड़ियों में से उन पहाड़ियों का चयन करें जहां गोंड जनजातियां रहती हैं।
तो गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? गड़जत की पहाड़ियों में या हिल्स ऑफ गड़जत में। 140 में सही बताना कौन सा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाराणसी, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क वर्धमान, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव वर्क बेंगलुरु। तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो यहाँ सही सिर्फ होगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क वर्धमान, क्योंकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें ये तमिलनाडु में है, चेन्नई में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें ये कर्नाटक में है, आपके बेंगलुरु में। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क ये आपका वाराणसी में है, यूपी में। ठीक है, तो आप देख लो 140 में आप कितने प्रश्न कर पाए हो। 140 में क्या आप 50 तक भी पहुंच पाए हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आप इन तरह के टेस्ट में 60-65 पहुंच पा रहे हैं तो यानी आप बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं।